जय हिंद स्टूडेंट्स। मेरा नाम विष्णु कुमार सोनी है, ज्योग्राफी लेक्चरर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेजड़ा सरदार शहर से। मैं अपना नया यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है ज्योग्राफी क्लासेज 11th एंड 12th, जिसमें कक्षा 11 और 12 के भूगोल विषय के वीडियोस अपलोड किए जाएंगे, जिनको आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। साथ ही इन वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखें ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई कर सके। और इन वीडियोज में 11वीं और 12वीं में जो सिलेबस के अनुसार आप लोगों के लेसन दे रखे हैं, उन लेसन को मैं क्रम वाइज आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। पहले हम लोग कक्षा 12 को लेकर चलेंगे। कक्षा 12 में जो भी सिलेबस के अनुसार कटौती की गई है, अभी इस बार कुछ कटौती की है, उस कटौती के अनुसार जो आप लोगों का सिलेबस है, उस सिलेबस में क्रम से जो आप लोगों के लेसन है, उन लेसन को मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा और वीडियोज अपलोड करूंगा। तो आप लोग इनको अधिक से अधिक देखें। आप लोगों के दो पार्ट है कक्षा 12 में, एक मानव भूगोल, एक भारत का संसाधन या आर्थिक भूगोल है, जिसमें सबसे पहले हम मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज पहला जो लेसन आप लोगों का वो है मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र। ये लेसन पूरे सिलेबस के अनुसार 1 नंबर का आता है, लेकिन कटौती सिलेबस में कुछ कटौती की गई है, उसके अनुसार हो सकता है इस बार इसमें से 1 से अधिक नंबरों के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो जो क्वेश्चन आएंगे या एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन होंगे वो साथ में मैं रिपीट करता रहूंगा। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहले मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र, अंग्रेजी में बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा था कि ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों जियो प्लस ग्राफिया से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन करना या अध्ययन करना। अर्थात ज्योग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी का अध्ययन करना। अर्थात हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी से संबंधित जो भी अध्ययन है, चाहे स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, जैव मंडल है, इन सब का अध्ययन क्या है? भूगोल है या ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने। या ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने दिया था। अब आता थी ज्योग्राफी है क्या? तो ज्योग्राफी एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है, जिसमें क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात पृथ्वी पर जो अलग अलग क्षेत्र पाए जाते हैं, चाहे वो महाद्वीप, महासागर हो सकते हैं, चाहे कोई देश हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, या जो भी क्षेत्र पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उन सभी क्षेत्रों का भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। भूगोल विषय के 2 आधारभूत तत्व है, एक मानव और एक प्रकृति। ये दोनों ही भूगोल विषय के अविभाज्य तत्व कहलाते हैं और इसी के आधार पर भूगोल विषय का 2 भागों में क्या हुआ है? विभाजन हुआ है, जिसमें एक भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। मानव और प्रकृति दोनों ही भूगोल विषय के महत्वपूर्ण अंग है और ये भूगोल विषय के अविभाज्य तत्व है और इनके आधार पर भूगोल विषय को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। अर्थात भूगोल विषय की 2 शाखाएं बना दी गई है, एक भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भूगोल विषय की कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल जिसमें भौतिक पर्यावरण या भौतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है, या प्राकृतिक वातावरण बोल सकते हो, उसका अध्ययन किया जाता है, जिसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, अर्थात ऐसा वातावरण जिसको प्रकृति ने बनाया है, उसका अध्ययन हम भौतिक भूगोल में करते हैं। दूसरा मानव भूगोल। मानव भूगोल में मानवीय वातावरण का अध्ययन किया जाता है। मानवीय वातावरण बोल दो, सांस्कृतिक वातावरण बोल दो, या सांस्कृतिक भूदृश्य बोल दो। ऐसा वातावरण जिसको मानव के द्वारा बनाया गया है उसको मानवीय वातावरण या सांस्कृतिक वातावरण कहते हैं या सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। अब बात आती है मानव भूगोल की। मानव भूगोल से क्या मतलब है? मानव भूगोल भूगोल विषय की वह शाखा जिसमें मानव और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है।
यहाँ पे दो शब्द आप लोगों को याद रखने, मानव प्लस पर्यावरण, या बोल सकते हैं प्रकृति, या बोल सकते हैं वातावरण। कि मानव और पर्यावरण के मध्य जो अंतर संबंधों का अध्ययन है वो किस में किया जाता है, मानव भूगोल में किया जाता है। यानी भूगोल की वह शाखा जिसमें मानव और पर्यावरण के मध्य या वातावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे हम मानव भूगोल कहते हैं। अर्थात मानव भूगोल में मानवीय भूदृश्यों या हम बोल सकते हैं सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल का विकास और प्रादुर्भाव 18वीं शताब्दी में हुआ था। कि मानव भूगोल का जो विकास है वो 18वीं शताब्दी में हुआ था, जिसका श्रेय जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल को जाता है। फ्रेडरिक रेडजेल ने अपने ग्रंथ, इनकी पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोज्योग्राफी, यहां से आप लोग का 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। एंथ्रोपोज्योग्राफी पुस्तक किसकी है, या फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का क्या नाम है, एंथ्रोपोज्योग्राफी। तो फ्रेडरिक रेडजेल ने एंथ्रोपोज्योग्राफी पुस्तक में सबसे पहले मानव और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों के बारे में बताते हुए भूगोल की नई शाखा मानव भूगोल की नींव रखी थी। इसीलिए मानव भूगोल के विकास का श्रेय जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल को जाता है और इन्हें द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल का पिता या मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। अब बात आती है मानव भूगोल की परिभाषाएं। मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं दी गई है। इन परिभाषाओं से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है। तो जो परिभाषाएं हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार। जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी में जो मानव भूगोल की परिभाषा दी है वो इस प्रकार है। मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जो शुरू में मैंने बताया था वही बात है। मानव समाज से मतलब है मानव और धरातल से मतलब क्या है? वातावरण या प्रकृति। कि मानव और प्रकृति के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो सीधी सी परिभाषा है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। दूसरी परिभाषा हम बात करते हैं एलन चर्चिल सैंपल की। एलन चर्चिल सैंपल अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी और ये फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या थी। इन्होंने भी मानव भूगोल के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इन्होंने मानव भूगोल के बारे में बताते हुए कहा है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी एवं चंचल मानव के मध्य पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इस परिभाषा में भी वही बात है जो पहले रेडजेल ने कही थी कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी से मतलब है प्रकृति, यानी प्रकृति में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, वो अस्थिर है। और चंचल मानव का स्वभाव चंचल है, वो हमेशा जिज्ञासु रहता है नई नई खोज करने के लिए, नई नई जानकारी जुटाने के लिए। तो चंचल मानव से मतलब है मानव के स्वभाव से के मध्य पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, वही बात आ रही है। अर्थात सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी
और चंचल मानव के मध्य पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा अमेरिकन विद्वान एलन चर्चिल सैंपल ने अपनी पुस्तक भौगोलिक वातावरण का प्रभाव में दी थी। इनकी पुस्तक का नाम है भौगोलिक वातावरण का प्रभाव। सेंसेस ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट। कुमारी एलन चर्चिल सैंपल नियतिवाद की कट्टर समर्थक थी। नियतिवाद क्या है ये आगे इसी अध्याय में आएगा, तो मैं डिटेल से आप लोगों को साथ में बता दूंगा। बस इतना याद रखना अभी तो कि एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव के मध्य पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इनकी पुस्तक का नाम है भौगोलिक वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, और ये किसके समर्थक थी? नियतिवाद की। तीसरी परिभाषा हम बात करते हैं विडाल डी ला ब्लास। 19वीं शताब्दी फ्रांसीसी भूगोलवेताओं से जुड़ी हुई है, जिनमें विडाल डी ला ब्लास का नाम सबसे प्रमुख आता है। मानव भूगोल के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है और इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के सिद्धांत। इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा देते बताया कि मानव भूगोल मानव तथा पृथ्वी के मध्य पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है। मानव भूगोल मानव तथा पृथ्वी के मध्य पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता। बात वही आ रही है, मानव और पृथ्वी यानी प्रकृति के मध्य पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के मध्य पारस्परिक घनिष्ठ संबंधों का ज्ञान समाविष्ट है। ये इनकी परिभाषा है, जिसमें आप लोगों को सिर्फ ये एक छोटी सी लाइन याद रखनी है कि मानव भूगोल मानव और पृथ्वी के मध्य पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है। चौथी परिभाषा आती है डिकेन और पीट्स के अनुसार। इनकी छोटी सी परिभाषा है कि मानव भूगोल में मानव तथा उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। ये छोटी सी परिभाषा डिकेन और पीट्स की है। यहाँ से चारों परिभाषाओं में से कोई भी एक परिभाषा आप लोगों से पूछ सकते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब बात आती है मानव भूगोल की प्रकृति की। मानव भूगोल की प्रकृति क्या है? मानव भूगोल की प्रकृति से मतलब है कि मानव भूगोल में सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है मानव और उसकी क्रियाकलाप, कि मानव द्वारा वातावरण के साथ मिलकर जो जो क्रियाएं की जाती है उन सब का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। जो हमने पढ़ा है पहले कि मानव और प्रकृति के मध्य जो अंतर संबंध है उनका अध्ययन करना ही क्या है? मानव भूगोल। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है मानवीय क्रियाकलाप। अर्थात मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। इन मानवीय क्रियाकलापों का विकास कब, कहां और कैसे हुआ, इन मानवीय क्रियाकलापों का विकास कब, कहां और कैसे हुआ, इन सबका भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना ही क्या है? मानव भूगोल की प्रकृति है। यानी मानव के द्वारा जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं प्रकृति के साथ मिलकर और सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण किया जाता है, उन सांस्कृतिक भूदृश्यों का या मानवीय क्रियाकलापों का निर्माण कब, कहां और कैसे हुआ, इन सबका भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना ही क्या है? मानव भूगोल की प्रकृति है। मानव द्वारा जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं उन क्रियाकलापों को करने के लिए मानव को वातावरण के साथ
समायोजन, अनुकूलन एवं रूपांतरण की क्रियाएं करनी पड़ती है। मानव द्वारा जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं उन क्रियाकलापों को करने के लिए मानव को वातावरण या प्रकृति के साथ क्या करना पड़ता है? समायोजन, अनुकूलन या रूपांतरण करना पड़ता है। समायोजन का मतलब है यहाँ पे एडजस्टमेंट, अनुकूलन का मतलब है एडेप्टेशन और रूपांतरण का मतलब है मॉडिफिकेशन। ये दोनों अनुकूलन और रूपांतरण ये समायोजन के ही रूप है एक प्रकार से, कि मानव वातावरण के साथ रहने के लिए जो भी क्रियाएं करता है या वातावरण के अनुसार जब अपने आप को एडजस्ट करता है तो वो क्रिया क्या कहलाती है? समायोजन। वातावरण के अनुसार समायोजित होना समायोजन कहलाता है। ये समायोजन करने के लिए मानव को दो प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती है, एक अनुकूलन और एक रूपांतरण। अनुकूलन क्या है? अनुकूलन का सीधा सा मतलब आप लोगों को इतना याद रखना है कि जब मानव वातावरण के अनुसार स्वयं में परिवर्तन करता है, कि मानव वातावरण के अनुसार किस में परिवर्तन करता है? स्वयं में परिवर्तन करता है। जिस प्रकार का वातावरण होता है उस वातावरण की दशाओं के अनुसार ही उसका खान पान, रहन सहन आदि प्रभावित होता है, तो वो अनुकूलन कहलाता है। जैसे ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जो एस्किमो जनजाति के लोग हैं वो क्या करते हैं? वातावरण की दशाओं के अनुसार रहते हैं, वो प्रकृति के साथ या वातावरण के साथ क्या करते हैं? अनुकूलन। अब एस्किमो क्या है? इससे नेक्स्ट जो आप लोगों का वीडियो आएगा उसमें एस्किमो जनजाति के बारे में बताऊंगा, जिसमें अनुकूलन आप लोगों को डिटेल से समझाऊंगा। दूसरा था रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब क्या है? कि मानव स्वयं में परिवर्तन नहीं करके किसमें परिवर्तन करता है? वातावरण में। यहाँ पे मानव वातावरण में परिवर्तन करता है कि जैसे जैसे मानव ने अपना विकास किया है उस विकास के साथ साथ मानव ने स्वयं की बजाय धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन करके अपने आप को एडजस्ट किया है, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? रूपांतरण कहलाती है। अब नेक्स्ट आता है आप लोगों का मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र से मतलब है स्कोप, अध्ययन क्षेत्र बोल सकते हैं जिसको, कि मानव भूगोल में हम किस किस का अध्ययन करते हैं। तो सीधी सी बात है, यहां से आप लोगों का एक नंबर का क्वेश्चन बनने की संभावना है कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? कोई दो का नाम लिखिए। तो सीधा सा सामान्य रूप से मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 6 भागों में। पहला है प्रदेश की जनसंख्या, दूसरा प्रदेश में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन, तीसरा सांस्कृतिक वातावरण, चौथा कालिक अनुक्रम, पांचवा नियोजन व प्रादेशिक संगठन, और छठा है विभिन्न प्रदेशों के साथ संबंध। तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन आता है कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। पहला है प्रदेश की जनसंख्या, प्रदेश में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम, नियोजन व प्रादेशिक संगठन, और छठा है विभिन्न प्रदेशों के साथ संबंध। क्वेश्चन सिर्फ इतना एक नंबर का बनेगा, फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी देता हूँ। प्रदेश की जनसंख्या, कि किसी भी प्रदेश में वहां रहने वाले लोगों की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। स्त्री पुरुषों की जनसंख्या है, जनसंख्या में होने वाली वृद्धि है, घनत्व, वितरण, इन सब का अध्ययन किया जाता है। दूसरा प्रदेश में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन, उस प्रदेश में कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी हो, वनस्पति या किसी खनिज प्रकार खनिज है आदि संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा सांस्कृतिक भूदृश्य या सांस्कृतिक वातावरण, कि मानव वहां रहने वाला मानव वहां के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किस प्रकार से सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है,
बस्तियों का, सड़कों का, खेत वगैरह आदि का निर्माण करता है, उनका अध्ययन सांस्कृतिक वातावरण में सम्मिलित किया जाता है। चौथा है कालिक अनुक्रम। समय के साथ साथ आदि मानव से लेकर वर्तमान तक मानव ने किस प्रकार अग्नि का आविष्कार किया, खेती करना शुरू किया, पशुपालन करना शुरू किया, बस्तियों का निर्माण किया, किस प्रकार समय के साथ साथ मानव ने जो विकास किया उसका अध्ययन हम कालिक अनुक्रम में करते हैं। पांचवा नियोजन व प्रादेशिक संगठन। विभिन्न प्रदेशों का किस प्रकार का संगठन पाया जाता है और किस प्रकार हम योजनाबद्ध तरीके से उन कार्यों को करते हैं, उन सब का अध्ययन नियोजन व प्रादेशिक संगठन में सम्मिलित होता है। कि हम किसी भी कार्यों को करते समय एक योजना बनाते हैं, जैसे आप लोग स्टडी करते हो तो स्टडी करते समय योजना बनाते हैं, इतने घंटे इस सब्जेक्ट को पढ़ा जाएगा, उस हिसाब से योजनाबद्ध तरीके से जो भी कार्य किए जाए हैं उन योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों को नियोजन कहा जाता है। तो नियोजन और प्रादेशिक संगठन भी मानव भूगोल की विषय क्षेत्र में सम्मिलित होता है। और विभिन्न प्रदेशों के साथ संबंध एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश के साथ संबंध पाया जाता है, चाहे वो व्यापारिक हो सकता है, चाहे वो सामाजिक हो सकता है, चाहे सांस्कृतिक हो सकता है। जैसे भारत और अमेरिका के मध्य संबंध पाया जाता है, व्यापारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। भारत का चीन के साथ, रूस के साथ, इंग्लैंड, फ्रांस के साथ आदि के साथ जो संबंध पाया जाता है एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश के साथ, उन सबका अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है, ये तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के 6 बिंदु हो गए। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और बनता है, वो है कि एक भूगोल वेता है अमेरिकन हंटिंगटन। हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के विषय क्षेत्र तो अमेरिकन भूगोलवेता के अनुसार भी पूछ सकते हैं। तो हंटिंगटन अमेरिकन भूगोलवेता है, उनके अनुसार मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2। पहला है भौतिक दशाएं और दूसरा है मानवीय अनुक्रियाएं। भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रियाएं। तो हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। बस इतना सा याद रखना है, भौतिक दशाएं यानी प्राकृतिक वातावरण की दशाएं और दूसरा है मानवीय अनुक्रियाएं यानी मानवीय क्रियाकलाप। ये हो गया मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोग ये बनेगा। मानव भूगोल का जो विकास हुआ है समय के साथ साथ, उसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो मानव भूगोल के विकास को हम मुख्यतः प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांट सकते हैं। तो मानव भूगोल के विकास क्रम को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। सबसे पहले बात आती है प्राचीन काल की। तो प्राचीन काल जो है, उस प्राचीन काल में हम भारत, चीन, यूनान और रोम आदि सभ्यताओं की बात करते हैं। कि ऐसा नहीं है कि मानव भूगोल का विकास वर्तमान समय में ही हुआ है, वो एक अलग शाखा के रूप में तो 18वीं शताब्दी में विकसित हुई है, लेकिन प्राचीन काल से भी मानव और प्रकृति के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता था। प्राचीन जो यूनानी विचारक हैं, उन विचारकों में थेल्स, एनेक्सिमेंडर, हिकेटियस, हेरोडोटस, पोसिडोनियस, इरेटोस्थनीज आदि के नाम आते हैं। और रोमन जो विचारक है उनमें स्ट्रेबो, टोल्मी आदि भूगोलवेताओं के नाम आते हैं। इसके अलावा भारत के जो प्राचीन दार्शनिक थे, चीन के जो दार्शनिक थे, उनके लिखे हुए ग्रंथों में भी मानव और पर्यावरण के मध्य संबंधों के बारे में अध्ययन देखने को मिलता है। दूसरा आता है मध्यकाल। तो हम बात करते हैं मध्यकाल की। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया, अंधकार युग और पुनर्जागरण युग में। अंधकार युग को डार्क एज के नाम से भी जाना जाता है। 3री शताब्दी में भूगोल यूरोपियन संपर्क में आया। यूनान और रोम की सभ्यता के पतन के बाद, रोमन सभ्यता का पतन हो चुका था 3री शताब्दी में, और जैसे ही यूरोपीय लोगों के संपर्क में भूगोल आया, तो भूगोल में
बाइबल में लिखे हुए धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाने लग गया और भूगोल विषय का जो विकास है वो अवरुद्ध होने लग गया। भूगोल विषय का विकास अवरुद्ध होने के कारण ही इस काल को अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भूगोल का कोई ज्यादा विकास नहीं हुआ था। उसके बाद 12वीं शताब्दी के बाद भूगोल विषय के विकास में अरब भूगोलवेताओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें अल-बरूनी, इब्न बतूता, अल-इदरीसी आदि के नाम आते हैं। इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपने भौगोलिक ज्ञान को संग्रहित किया और भूगोल के विकास में अपना योगदान दिया। और इसी काल में, पुनर्जागरण काल में क्या हुआ, क्लूवेरियस, वारेनियस, कारपेंटर, न्यूटन, गैलीलियो आदि भूगोलवेता और वैज्ञानिकों के नाम आते हैं। इन वैज्ञानिकों ने इस समय अलग अलग आविष्कार किए थे। साथ ही कोलंबस और वास्को डी गामा नामक जो समुद्री नाविक यात्री थे, उन यात्रियों ने अलग अलग क्षेत्रों की जाकर खोजें की थी और नए नए आविष्कार किए थे, जिससे भूगोल का विकास पुनः होने लग गया था। और भूगोल का पुनः विकास होने के कारण इस काल को पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है, 12वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक। फिर आता है 18वीं शताब्दी का काल। 18वीं शताब्दी में भूगोल जर्मन भूगोलवेताओं के संपर्क में आया। उन जर्मन भूगोलवेताओं में अगर हम बात करें तो यहाँ पे नाम आता है हम्बोल्ट, रीटर, रेडजेल। ये नाम सबसे प्रमुख आते हैं जर्मन भूगोलवेताओं में। इन्होंने भूगोल के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हम्बोल्ट और रीटर को आधुनिक भूगोल के विकास में योगदान देने का श्रेय जाता है। और साथ ही जो रेडजेल थे, उनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि इन्होंने भूगोल विषय से मानव भूगोल को अलग किया था, जिसके कारण इन्हें मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है। 19वीं शताब्दी फ्रांसीसी भूगोलवेताओं से जुड़ी हुई है। इन फ्रांसीसी भूगोलवेताओं में नाम आता है विडाल डी ला ब्लास, जो आप लोगों ने पहले भी सुना है अभी, ब्लास, ब्रून्स, डिमांजिया, डी मार्टोनी, फेब्रे आदि नाम आते हैं। इन्होंने भी भूगोल विषय के या मानव भूगोल के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो 18वीं शताब्दी जर्मन भूगोलवेताओं से जुड़ी हुई है, जिसमें हम्बोल्ट, रीटर, रेडजेल और पेसेल आदि भूगोलवेताओं के नाम प्रमुख रूप से आते हैं। और 19वीं शताब्दी फ्रांसीसी भूगोलवेताओं से जुड़ी हुई है, जिसमें ब्लास, ब्रून्स, डिमांजिया, डी मार्टोनी आदि के नाम आते हैं। इसके बाद कुछ ब्रिटिश भूगोलवेता हैं जिन्होंने मानव भूगोल के विकास में अपना योगदान दिया है। उन ब्रिटिश भूगोलवेताओं में हर्बर्टसन, रॉक्सबी, मैकिंडर आदि के नाम आते हैं। इसके अलावा अमेरिकन भूगोलवेताओं ने भी भूगोल के विकास में या मानव भूगोल के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन अमेरिकन भूगोलवेताओं में कुमारी एलेन चर्चिल स्टेम्पुल, ग्रिफिथ टेलर, ईसा बोमेन, कार्ल सावर आदि के नाम आते हैं, जिन्होंने मानव भूगोल के विकास में अपना योगदान दिया है। यहाँ पे पिछले साल 1 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है कि कोई 2 अमेरिकन भूगोलवेताओं के नाम बताइए। तो इस बार भी हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि कोई 2 जर्मन भूगोलवेता या फ्रांसीसी या ब्रिटिश भूगोलवेता या अमेरिकन भूगोलवेता, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, जर्मन भूगोलवेताओं में हम्बोल्ट, रीटर, रेडजेल और पेसेल के नाम प्रमुख हैं। फ्रांसीसी भूगोलवेताओं में विडाल डी ला ब्लास, जीन ब्रून्स, डिमांजिया, डी मार्टोनी आदि के नाम आते हैं। ब्रिटिश भूगोलवेताओं में हर्बर्टसन, रॉक्सबी और मैकिंडर के नाम आते हैं। और अमेरिकन भूगोलवेताओं में स्टेम्पुल, ग्रिफिथ टेलर, ईसा बोमेन और कार्ल सावर। 1930 के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मानव भूगोल को भी 2 शाखाओं में विभाजित कर दिया गया। इसकी 2 शाखाएं विभाजित हो गई, एक सांस्कृतिक भूगोल और दूसरी आर्थिक भूगोल।
इसके बाद सामाजिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल आदि अन्य शाखाओं का भी विकास हो गया था। और भी अनेक शाखाएं जो मानव भूगोल से जुड़ी हुई है, वर्तमान में बहुत सारी शाखाएं हैं। उन शाखाओं में सांस्कृतिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, चिकित्सा भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, कृषि भूगोल है, संसाधन भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, ये सब शाखाएं आती है। और इनके साथ साथ जो महत्वपूर्ण वर्तमान में प्रचलित शाखा है वो है जीआईएस और रिमोट सेंसिंग, जिसका विकास आधुनिक काल में हुआ है या वर्तमान समय में हुआ है। जीआईएस का मतलब है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र, और रिमोट सेंसिंग दूरस्थ संवेदन के नाम से जाना जाता है, जिसमें वर्तमान समय में सैटेलाइट या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या इंटरनेट के माध्यम से भूगोल से संबंधित जानकारियां जुटाई जाती है। तो 1930 में मानव भूगोल में सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल दो शाखाओं का विकास हुआ। उसके पश्चात सामाजिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल और राजनीतिक भूगोल आदि शाखाओं का विकास हुआ। और वर्तमान समय में जीआईएस और रिमोट सेंसिंग इसकी नई शाखाओं में आती है। अब आता है आप लोगों के सामने लास्ट जो चल रहा है वो है यहाँ पे 3 विचारधाराएं आती है, नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद। डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और न्यू डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। नियतिवाद मुख्यतः जर्मन भूगोलवेताओं से जुड़ी है, जिसमें फ्रेडरिक रेडजेल और कुमारी सेम्पुल का नाम सबसे प्रमुख आता है। कुमारी सेम्पुल नियतिवाद की कट्टर समर्थक थी और इन्होंने एक कोटेशन कहा था, मानव पृथ्वी तल की उपज है। नियतिवाद क्या है? नियतिवाद से मतलब है कि प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव हमेशा मानव की क्रियाओं पर पड़ता है, यानी प्रकृति हमेशा मानव को प्रभावित करती है। और प्राकृतिक वातावरण, यहाँ पे प्रकृति को मानव से ज्यादा शक्तिशाली बताया गया है कि जब से मानव की उत्पत्ति हुई तब से लेकर आज तक भौतिक वातावरण की जो दशाएं हैं या प्राकृतिक वातावरण की जो दशाएं हैं वो दशाएं मानवीय क्रियाओं को क्या करती है? प्रभावित करती है। मानव का रहन सहन, खान पान, शारीरिक संरचना, ये सभी क्या होती है? प्रकृति से प्रभावित होती है। और यही क्या है? नियतिवाद है। नियतिवाद में किसकी श्रेष्ठता को बताया गया? प्राकृतिक वातावरण की श्रेष्ठता को बताया गया। और इसके समर्थक कौन है? जर्मन भूगोलवेता रेडजेल और सेम्पुल के नाम आते हैं। इसके अलावा हम्बोल्ट है, रिटर है, ये भी इसके समर्थक विचारकों में आते हैं। नेक्स्ट है संभववाद, पॉसिबिलिज्म। संभववाद फ्रांसीसी भूगोलवेताओं से जुड़ी। संभववाद शब्द देने का श्रेय जाता है फेब्रे को, ल्यूसियन फेब्रे। और संभववादी जो विचारधारा दी थी वो विचारधारा देने का श्रेय जाता है विडाल डी ला ब्लास को। यह विचारधारा नियतिवाद के विपरीत है। इसमें यह बताया गया कि प्रकृति केवल संभावनाएं देती है मानव को, मानव अपनी इच्छा अनुसार उसमें परिवर्तन करके क्या करता है? सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। यानी प्रकृति मानव को नियंत्रित नहीं करती है, मानव स्वयं प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करके क्या करता है? अपना विकास करता है। अर्थात इसमें मानव की श्रेष्ठता को बताया गया है। और इस विचारधारा के समर्थक कौन है? फ्रांसीसी भूगोलवेता फेब्रे, ब्लास, इसके अलावा ब्रुन, डी मार्टोनी आदि फ्रांसीसी भूगोलवेता इस विचारधारा के समर्थक है। ये शब्द किसने दिया था? फेब्रे ने। और विचारधारा देने का श्रेय किसको जाता है? विडाल डी ला ब्लास को जाता है। नेक्स्ट जो विचारधारा है वो विचारधारा क्या कहती है? वो विचारधारा कहती है कि ना तो मानव प्रकृति का दास है, ना ही प्रकृति मानव की दास है। दोनों का एक दूसरे के साथ क्या पाया जाता है? घनिष्ठ सह संबंध पाया जाता है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। ना तो प्रकृति का मानव के बिना कोई अस्तित्व है और ना ही मानव का प्रकृति के बिना कोई अस्तित्व है। नवनियतिवाद को देने का जो श्रेय जाता है वो ग्रिफिथ टेलर, अमेरिकन भूगोलवेता। और इन्होंने यही कहा था कि ना तो जो यहां पे एक शब्द आता है नवनियतिवाद को रुको और जाओ नियतिवाद भी कहा जाता है।
स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। और इसको उन्होंने एक ट्रैफिक सिग्नल के द्वारा समझाया है कि जब चौराहे के ऊपर लाल बत्ती आती है तो गाड़ियां रुक जाती है, और जब ग्रीन बत्ती आती है या हरी बत्ती आती है तो गाड़ियों को चलने का सिग्नल दे दिया जाता है। उसी प्रकार से प्रकृति भी क्या करती है, मानव को सिग्नल देती है। और प्रकृति जब चाहती है कि मानव को कहे कि रुक जाओ, तो मानव को उस समय रुक जाना चाहिए। और जब प्रकृति मानव को विकास करने के लिए आगे बढ़ने का सिग्नल देती है तो मानव को क्या करना चाहिए, प्रकृति के साथ अपना विकास करना चाहिए। अर्थात मानव को प्रकृति के साथ मिलकर विकास करना चाहिए, प्रकृति के विरुद्ध जाकर अपना विकास नहीं करना चाहिए। इसलिए ना तो प्रकृति मानव की दास है और ना ही मानव प्रकृति के दास है, दोनों के मध्य घनिष्ठ क्रियात्मक सह संबंध पाया जाता है। ये कौन सी विचारधारा कहती है, नवनियतिवाद कहती है। और नवनियतिवाद को देने का श्रेय किसको जाता है, अमेरिकन भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर को। इस विचारधारा को रुको और जाओ नियतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। यहां से आप लोगों का 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और आया हुआ भी है, रुको और जाओ जो नियतिवाद है वो कौन सी विचारधारा है या इस विचारधारा को देने का श्रेय किसे जाता है। तो यहाँ से 1 नंबर का आप लोगों को क्वेश्चन बन सकता है कि नियतिवाद के कोई 2 समर्थक या संभववाद के समर्थक या नए नियतिवाद के समर्थक विचारकों के नाम बताइए। इनको आप लोग साथ में सुविधा अनुसार नोट भी करते रहिए और अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में लाभ हो सके। ठीक है, धन्यवाद।